प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल की बीजगणित में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी द्विघात समीकरण भाग 1 के माध्यम से द्विघात समीकरण के मूलभूत नियमों को जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो भाग 1 द्विघात समीकरण के रूप में आप तक पहुँचने वाला है। और पाठ्यक्रम एक बार फिर से कर लें। और पाठ्यक्रम में देखिए आपका ये इकाई नंबर 2 बीजगणित के फॉर्म में आपका 18 मार्क्स का बेनिफिट होने वाला है। 70 नंबर की आपकी थ्योरी, 30 नंबर का प्रोजेक्ट, न्यूनतम उत्तीर्णांक थ्योरी में 23 नंबर और प्रोजेक्ट में 10 नंबर, कुल 33 नंबर। ओके, तो ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। बीजगणित 18 नंबर, इकाई नंबर 2। आज हम लोग का द्विघात समीकरण चालू होने वाला है। ओके, आपका बीजगणित इकाई 2 18 मार्क्स द्विघात समीकरण ये आज हम लोग चालू करने वाले हैं। और द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके मूल के विषय में, और इसको कैसे सॉल्व करना है गुणनखंड के द्वारा या पूर्ण वर्ग बना के, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण एक्चुअली होता क्या है। ओके, द्विघात समीकरण क्या होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं कि ये जो फॉर्म बना है ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है। ये एक्चुअली ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दिखाया गया है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण कर सकते हैं। और द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपका फॉर्म देगा, जो भी आपका स्टेप देगा, उसमें एक घात, चाहे x की हो या y की हो या t की हो या p की हो या जो भी हो, जो भी चर हो, जो भी चर राशि हो। चर का मतलब होता है कि जिनके मान आप बदल सकते हैं, जैसे x है या y है या t है या p है, जड़ है, कुछ भी आप रखते हैं, इनके मानों को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है कि ax² प्लस bx प्लस c, हम लोग इसको फिर से चेक करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पाते हैं कि इसमें x की जो पावर है वो 2 दिखाई गई है, x की पावर 2 दिखाई गई है, यहाँ x की पावर 1 दिखाई गई है, यहाँ x का कोई पावर नहीं है, x कोई पद उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है द्विघात के फॉर्म में हम लोग इसको कर सकते हैं, द्विघात समीकरण। और कुछ और एग्जाम्पल देखिए शो किए गए हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 ना हो, बल्कि बाकी जो a, b और c हैं ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखिए और आप चेक कर लें कि जैसे ये एक एग्जाम्पल ये दिखाया गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। ओके, एक और एग्जाम्पल आप यहाँ देख पाते हैं, ये भी द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिखाया गया है। ऐसे नए नए कितने द्विघात समीकरण आप बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x का जो अधिकतम घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर यहाँ भी 2 है। ओके, मतलब हम लोगों ने अगर लिखा है 9 प्लस 5x प्लस 6x², ये भी द्विघात है। ओके, या फिर यदि हम लोग लिखते हैं 6 माइनस 5x प्लस का 8x², ये भी द्विघात है। मतलब जहाँ कहीं भी x की अधिकतम घात, अधिकतम पावर 2 हो, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्म में मान सकते हैं। ये तो विद्यार्थियों, बच्चों, ये पहचान हो गई कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है, कैसे द्विघात समीकरण को देखने के बाद जानना है कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसके मूल क्या होते हैं। ओके, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो चेक करें द्विघात समीकरण के मूल। हम लोग का अगला टॉपिक ये चालू हो रहा है। और यह आपका द्विघात समीकरण देखिए दिखाया गया है। और यदि कोई रियल नंबर a या अल्फ़ा कहें, ए ना कहें क्योंकि a का इस्तेमाल तो हो चुका है। यदि कोई रियल नंबर अल्फ़ा के फॉर्म में दिखाया गया है और वो अगर इस समीकरण का मूल है, ओके, इस समीकरण का मूल है, तो इसका सीधा मतलब है कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे आपको अल्फ़ा रखना पड़ेगा। ओके, एक बार फिर समझ लें, जैसे ये द्विघात समीकरण आपको शो किया गया है।
इस द्विघात समीकरण का कोई एक मूल अल्फ़ा कहलाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि जो आपका इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन, यहाँ पे आपको x के स्थान पे अल्फ़ा रखना पड़ेगा। ओके, और आप देख पाते हैं कि x के स्थान पे जब हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा रखते हैं तो बनता है, क्या बनता है, ये हो जाएगा अल्फ़ा ए स्क्वायर, ओके, प्लस का बी अल्फ़ा और प्लस का सी बराबर 0। तो ये स्थिति बन जाती है। और सीधा मतलब है कि मूल का सीधा मतलब है कि जो मान वास्तविक संख्या के फॉर्म में होगा अल्फ़ा जो हमने माना हुआ है, वो इस इक्वेशन में रखने के पश्चात इसको संतुष्ट भी करेगा। ओके, मतलब अब आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए मैंने x का मान 3 रख दिया। ओके, और यदि मैंने x का मान 3 यहाँ रखा हुआ है इस द्विघात समीकरण में, और इसको हल करने पे अगर 0 आता है, कितना आता है, 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x=3 हम लोग लेके चले हुए हैं, ये दिए गए समीकरण का, द्विघात समीकरण का एक मूल है। ओके, इसका हल है, क्योंकि इसको हम लोग आगे चल के शून्यक भी कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखें विद्यार्थियों की, जो आपका द्विघात समीकरण होता है, ये x=अल्फ़ा रखने पे अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका शून्यक अल्फ़ा है, या इसका मूल क्या है, अल्फ़ा है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि शून्य को मूल दोनों एक ही शब्दावली होते हैं। इनको कभी हम लोग शून्य कर देंगे, कभी मूल कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वो इस समीकरण के शून्य कहलाते हैं। ओके, अब हम लोग इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल आपको चेक करना है कि क्या जो दिए गए इक्वेशन हैं द्विघात हैं। चेक करें विद्यार्थियों को, चेक करना है कि क्या दिए गए इक्वेशंस द्विघात समीकरण हैं। ओके, तो हम लोग एक स्टेप बाय एक चलते हैं और आपको समझा देता हूँ मैं कि कैसे क्या करना है। जैसे ये इक्वेशन देखिए दिखाया गया है। ओके, और यहाँ से हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं है। तो इसका तरीका ये कि जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है उसको आप पहले सॉल्व करें। x+1 का होल स्क्वायर लगा दें, क्या हो जाएगा, x² + 1 प्लस का 2x, ओके, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2x माइनस का 6। सबको साथ में कर लें, ये 2x दोनों पक्ष में कट जाएगा, x² बचेगा, ओके, और 6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। ओके, एक्चुअली ये इक्वेशन हमें दिखाया गया था और हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन द्विघात है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व किया है स्टेप वाइज, और सॉल्व करने के पश्चात जो प्रारूप लास्ट में प्राप्त होता है उसमें आप देख पाते हैं कि x की अधिकतम घात 2 है। ओके, x की पावर मैक्सिमम 2 आने का सीधा मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, अगला देखिए सेकंड पार्ट, इसमें ये भी चेक कर लेते हैं। अब दिखाया कि x² माइनस 2x बराबर इतना। ओके, तो चेक कर लें, x² माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस x, ये शो किया गया है। तो x² लिखा गया माइनस का 2x लिखा गया इक्वल टू -6 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ का जो 2x है RHS में, इसको हम लोग LHS में लाएंगे और 6b के LHS में लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस का 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, कितना हो गया, माइनस का 4x। 6 को इधर लाएंगे तो ये जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो सिंपल तरीके से देखिए आपने इसको सॉल्व किया, ये भी द्विघात समीकरण है। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट हो गया कि द्विघात समीकरण की स्थिति कब बनती है। द्विघात समीकरण का सीधा मतलब है कि x का एक घात जो है 2 की घात में होना चाहिए। x की जो कोई भी होगा उसकी न्यूनतम घात 2 होनी चाहिए। ओके, अगला देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं।
अब ये देखिए दिखाया गया, इसको हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ओके, तो पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। एक्स का एक्स में किया, एक्स का 1 में किया, 2 का एक्स में किया, 2 का 1 में किया, बाएं पक्ष में हो गया। एक्स का एक्स में किया, एक्स का 3 में किया, -1 का एक्स में किया, -1 का 3 में किया, RHS हो गया। चिन्ह का ध्यान रखना है आपको, ये प्राप्त हो गया। ओके, और पहले ही स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर आपस में कर आएगा, और उसके बाद जब हम लोग चेक करते हैं तो ये बना आपका फाइनल इक्वेशन, जो कि x के द्विघात में नहीं है। ओके, मतलब ये जो इक्वेशन होगा ये द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा। ओके, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट देखें। चौथा पार्ट शो किया गया है, इसको आप चेक कर लें। द्विघात समीकरण हमें चेक करना है कि है अथवा नहीं है, तो ये देखिए दिखाया गया है। तो सिंपली आप x का x में 2x में कर लें, x का 1 में कर लें, -3 का 2x में कर लें, -3 का 1 में कर लें। ओके, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। x को अंदर लाएंगे तो ये बन जाएगा, और जो आपका दाएं पक्ष में है उसको लाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये बन जाएगा। ओके, अब सिंपली जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 5x यहाँ पे, 5x यहाँ पे 10x हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर 0। और ये कुल मिला के जो मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके इस फॉर्म में है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन शो किया गया है वो द्विघात समीकरण है। ओके, सिंपल तरीका। तो आगे चलते हैं, इसका पांचवा पार्ट। पांचवा देखिए इसमें दिखाया गया है, चेक कर लें, फिर वही चीज़ है। 2 पद यहाँ दिखाए गए हैं, मल्टीप्लाई करना है, 2 पद यहाँ दिखाए गए हैं, इनको आपस में गुणा कर लीजिए सिंपली तरीके से। बाएं पक्ष में जब देखिए गुणा किया गया तो गुणा करने के पश्चात स्थिति कुछ ऐसे बनती है, क्योंकि आपको 2x का x में करना है, 2x का -3 में करना है, -1 का x में करना है, -1 का -3 में करना है। तो ये देखिए ये प्राप्त हो गया। चिन्ह का ध्यान रखेंगे। वही काम RHS के लिए भी है, वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। और इसको बाएं पक्ष में ले आएँ, और बाएं पक्ष में लाने का मतलब ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जितने पद उधर जाएंगे बाएं पक्ष में पहुँचेंगे। अब पहुँचने के बाद सारे मान निगेटिव में, एक्स स्क्वायर देखिए निगेटिव में हो गया है, 4x निगेटिव में हो गया है, 5 निगेटिव में प्लस में हो गया है। ओके, अब यहाँ देखिए जब घटाएंगे आप इसको, इसके साथ में 7x को 4x को ऐड कर लेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, तो ये फाइनली ये बन गया है, और ये वास्तव में द्विघात समीकरण है। ओके, तो जो भी इक्वेशन दिया गया था वो द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको और देख लेना विद्यार्थियों। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया है कि कभी कभी पहचानने को आ सकता है कि दिया गया इक्वेशन द्विघात में है अथवा नहीं है। तो सिंपली फाई करने के पश्चात आप उसको चेक कर लें कि दिया गया इक्वेशन द्विघात के फॉर्म में है अथवा नहीं है। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 की देखिए लैंग्वेज थोड़ा फॉर्म में दिखाया गया है, और स्थितियाँ दिखाई गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है द्विघात समीकरण फॉर्म करना है। ओके, तो हम चेक करते हैं इसको भी। और देखिए पहला पार्ट क्षेत्रफल दिखाया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर शो किया गया है। छेद की लंबाई मीटर में अगर मानते हैं तो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, तो विद्यार्थियों आप जानते हैं कि आयत की बात करता है, आयताकार भूखंड की बात करता है, तो आयताकार भूखंड का मतलब है कि कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। ओके, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ओके, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो ब्लू से जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये इसकी चौड़ान है, और जो ग्रीन से दिखाई पड़ रहा है वो इसकी लंबान है। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि अगर लंबाई मान लीजिए x है, चौड़ाई आपने y माना हुआ है, तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं ये आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज अगर रहेगा तो
क्वेश्चन लगाने में वो बहुत दिक्कत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि लंबाई अगर x मानी गई है, चौड़ाई आपने कितनी मानी है, y मानी गई है, तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए x इंटू वाई। ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ कंडीशन दिखाई गई है कि आपको लंबाई को कितना, लंबाई बोला है कि चौड़ाई के दुगने से ज़्यादा है, इसमें ऐसा बोला गया है। तो पहले हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा। चौड़ाई कितना मान लेंगे, x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है। ओके। क्षेत्रफल देखिए इतना शो किया गया है, तो निश्चित रूप से ये आपका लंबान हो गया, लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 528 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई किया गया है कितना, लंबाई इतना हो गया 2x प्लस 1, चौड़ाई इतना है, गुणा किया गया है, गुणा करने के बाद कितना 528। यहीं आपको छोड़ देना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हल नहीं करना है, केवल आपको द्विघात इक्वेशन बना के छोड़ना है। यही क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए इसमें लिखा है केवल निरूपित करना है। ओके, यू हैव टू ओनली रिप्रेजेंट कंडीशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आप आगे चल के जब इसको आप हल करेंगे, तो हल करने के पश्चात अगर आप x का मान निकालते हैं तो वो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों प्रदान कर देगा। ओके, तो हम लोग आगे अभी इसको भी सीखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। ओके, इसका देखिए सेकेंड पार्ट, दो क्रमागत संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिखाया गया है। इतना 306 है, तो पूर्णांकों की कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इनको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक संख्या आप x मान लीजिए, और अगला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझे, अगर कोई संख्या मान लीजिए है 33, ओके, और अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 34, अगला क्या हो जाएगा 35, इसके बाद 36, ऐसे बनता जाएगा। कैसे आप इसको निकाल पा रहे हैं, निकाल पाते हैं क्योंकि एक आप लगातार उसमें जोड़ते जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी वही काम किया गया है, इसको आप लगातार एक जोड़ते जाइए तो आपको अगला पूर्णांक मिलता जाएगा। तो एक पूर्णांक देखिए आपका हो जाएगा x, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 306, हमें कंडीशन ही दिखाया गया है, x प्लस 1 बराबर कितना 306, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, x का x में किया x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाएंगे 306 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण हो गया है। ओके, यह आपका जो है द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाएं। क्वेश्चन 3 देखिए, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। ओके, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। उनकी आयु, मतलब रोहन और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मल्टीप्लाई की बात करता है आफ्टर 3 इयर्स। तो आपको रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, गिवन कंडीशन। तो देखिए रोहन की जो आयु है क्या लिखा है, हमने x मान ली है। उसकी माँ की आयु जो है चूँकि 26 साल बड़ी है वो माँ, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा 26 जोड़ दिया जाएगा। आप चेक करें यहाँ पे, एक्चुअली रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x साल, और उनकी माँ की आयु जो है वो 26 साल अधिक है, मतलब इसमें x में 26 जुड़ जाएगा। ओके, और 3 साल के पश्चात रोहन की आयु देखिए 3 इसमें जोड़ दिया है, माँ की आयु इसमें आपको 3 जोड़ देना है। ओके, ये हो गया x + 29।
और 3 साल के बाद जो स्थिति बनती है रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु, इनका गुणनफल 360 है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ रोहन की आयु दिखा दी है, यहाँ दिखा दी है उनकी माँ की आयु। ओके, दोनों को गुणा किया गया है, गुणा करने के बाद ये स्थिति बनती है। अब यदि जिन विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत आ रही है कि गुणा कैसे करना है, तो यदि आपका बेस थोड़ा कमज़ोर है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए क्या x+3 है, x+29 है, बराबर कितना 360, 329 क्या था x+3 और x+29 बराबर कितना 360। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, x का x में कर लेते हैं पहले, तो ये आपको मिल जाएगा x इंटू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 2, x का 29 में करेंगे तो बनेगा 29x, 3 का x में किया है 3x और प्लस 29 का 3 में किया है 3×27, कितना हो जाएगा 3×9 87 बराबर कितना 360। ओके, अब आप चेक करें ये x² हो गया है, 29x और 3x कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 32x, इनको आपस में जोड़ दिया है। ओके, और 360 को इधर लाएंगे तो 360 में 87 गया माइनस का 273। ओके, चेक कर लें इसको 60 तो ये आपका द्विघात समीकरण इस प्रकार से बन जाता है। इनको आप हल भी कर सकते हैं, उसके बाद रोहन और उसकी माँ की आयु आप निकाल सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ किया है, आप चेक कर लें जो आपको बताया गया है। आफ्टर 3 इयर्स दोनों की आयु को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 साल के बाद रोहन की आयु इतनी है, रोहन की माँ की आयु इतनी हो जाती है, गुणा करके 360 दिखा देना है। गुणा करने के बाद देखिए ये बन गया, जो मैंने आपको गुणा भी करके दिखाया हुआ है, हल करने पे ये बन जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहीं भी छोड़ देना है क्योंकि अभी केवल आपकी क्वेश्चन बनानी है। इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती, क्या होती, कम होती। पूरा क्वेश्चन आप चेक कर लें, पूरा लैंग्वेज चेक कर लें। अभी इतनी चाल है, यदि इसकी चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। चाल निकालिए, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, और फिर हम लोग चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, चाल कितनी मान ली है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और इतना दूरी तय करने में लगा समय कितना है, समय होता है दूरी बटे चाल। ओके, समय होता है, समय नीचे क्या होगा दूरी, ऊपर क्या होगा दूरी, नीचे क्या होगा चाल, घंटा में हो जाएगा। 8 किलोमीटर अगर स्पीड कम है तो आप जो है x में से 8 कम कर लेंगे। ओके, और फिर से इतनी दूरी अगर तय करना है तो कितना समय लगाएगा, वही फार्मूला जो आपने यहाँ लगाया हुआ था, तो आपको ये बन जाता है। और दोनों समय का जो अंतर है कितना है 3 घंटा। दोनों को घटा लेंगे, घटाने में देखिए इसे आपको ध्यान रखना है कि ये मान बड़ा होगा और ये मान छोटा होगा। ओके, और भिन्न में पहले आप बड़ा मान रखेंगे फिर छोटा मान रखेंगे। और ये भिन्न बड़ी क्यों है, क्योंकि इसका हर छोटा है। ओके, ये भिन्न बड़ी क्यों है, क्योंकि इसका हर छोटा है। और ये भिन्न छोटी क्यों है, क्योंकि हर इसका इससे बड़ा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि शर्त आपकी ये बन जाएगी। जो इक्वेशन थी दोनों को, इनको आपको हल करना है। हल करने के एलसीएम लिया गया है। x जाएगा 480 में, ये जाएगा 480 में। ओके, और 3 से गुणा कर लेंगे तो आपका
कुछ ये फॉर्म बन जाएगा। आप यहाँ देख पाते हैं ये तो कर चुका है। ओके, बाकी फाइनली ये इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल द्विघात आने को भी आ सकता है, आगे इसको आप हल भी करेंगे, वो भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन इसका देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, निम्न में से कौन से इसके हल हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं अक्सर देखता हूँ बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप चेक कर लें इसको। इसमें क्या दिया है इसको ध्यान से समझें। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका द्विघात समीकरण दिखाया गया है और चेक करना है कि कौन से जो मान जो दिखाए गए हैं इन तीनों में से कौन से इसके हल हैं। तो एक चीज़ मैं आपको विद्यार्थियों स्पष्ट कर दूं कि जो भी द्विघात समीकरण होता है उसके हमेशा दो मान, दो मूल या दो शून्यक निकलते हैं, है ना। मतलब अगर x की घात 2 है तो कितने मान उससे प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। x की पावर अगर 3 चढ़िए कितने मान प्राप्त होंगे, 3 मान प्राप्त होंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल एक चलेंगे, जैसे दिया गया है x की पावर 2 इक्वल टू 25। तो आप अगर x का मान निकालते हैं रूट में 25, तो ये x का मान जो मिलता है वो केवल 5 नहीं आता है, बल्कि प्लस माइनस 5 दोनों मान निकलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि उसमें कम से कम दो मान, दो मूल, दो शून्य का आपको प्राप्त होना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, क्या ये मान इसका हल है, ओके, या फिर हम लोग कहें कि ये मान इसका हल है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये मान इसका हल है। या हो सकता है कि इन तीनों में कोई दो मान इसके हल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले x का मान जो दिखाया गया है 2, इसको यहाँ रखते हैं और इसको हल करते हैं। ओके, तो क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ x आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ वहाँ कितना रख देंगे, 2। तो ये 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 और माइनस का 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया है, माइनस 10 हो गया है, माइनस का 3 हो गया है। तो 8 माइनस 13, माइनस 3 आ रहा है, माइनस 5 आएगा तो ओके, जो कि शून्य नहीं है, शून्य नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये जो मान दिखाया गया पहला मान, ये इसका हल नहीं होगा। देखिए इसमें दिखाया भी गया है, इसको आप चेक कर लें। इसमें देखिए x का मान 2 रखा है, तो ये शून्य नहीं आ रहा है, माइनस 5 निकल रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका हल नहीं है। ओके, x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब देखिए 3 रख के चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 रखना है, x का मान 3, तो यहाँ 2 लिखा, 3 की पावर कितनी 2 लिखा, माइनस का 5 इंटू 3 लिखा और माइनस का 3 लिखा। तो 3 किया 9 दूनी 18 यहाँ पे आ गया, माइनस का 15 यहाँ पे आ गया, माइनस का 3 यहाँ आ गया। 18 ये है, 15 3 18 ये हो गया, ये शून्य हो गया है। ओके, और शून्य होने का मतलब है कि जो भी मान आपको दिखाया गया x का वो दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा। तो निश्चित रूप से जो सेकेंड पार्ट शो किया गया है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में ये शो किया गया है, ये भी रख के देखते हैं हम लोग, नेगेटिव में हाफ। ओके, तो नेगेटिव में हाफ देखिए रखा गया है, तो ये आपका बाएं पक्ष में ये आपने हाफ कर दिया जहाँ जहाँ x था, इसको हल किया है, हल करने पे देखिए शून्य आ गया है। इसको आप स्वयं चेक कर लेंगे और निश्चित रूप से जो है x इक्वल टू नेगेटिव में हाफ दिया गया जो इक्वेशन शो किया गया उसका हल होगा। तो ये तरीका है, ये मेथड होता है किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के जो भी हल हो सकते हैं उनके पहचानने का। तो इस समीकरण के 2 हल प्राप्त होते हैं,
2 पे प्राप्त होता है और नेगेटिव में हाफ पे प्राप्त होता है। ओके, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो है द्विघात समीकरण 2 मान इसके संतुष्ट होने चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए चल रहा है। अब आप यहाँ पे आ जाए, क्वेश्चन 4 पे आते हैं विद्यार्थियों। और क्वेश्चन 4 में देखिए शो किया है कि x का मान 2 है, 3 है और इसके मूल अगर ये दिखाए गए हैं तो m n के मान निकालने हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा, और मैं आपको क्वेश्चन पहले बता दूँ कि एक्चुअली पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका द्विघात समीकरण शो किया गया है। ओके, और ये जो 2 मान दिखाए गए हैं 2 और 3, इसके मूल हैं, इसके हल हैं, इसके शून्यक हैं। तो आपको m और n के मान ज्ञात करने हैं। आप देख पाते हैं कि यहाँ जो है m का मान और n का मान शो किया गया है, यूज किया गया है, और आपको यहीं पे जो है m और n के मान प्राप्त करने हैं। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरीका कुछ आइडिया लग गया होगा। मैंने आपको अभी ऊपर इंडिकेट किया है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन शो किया गया है और इसके हल या इसके मूल, इसके शून्य का ये शो किए गए हैं, तो इनके मान को यदि हम यहाँ पर रखते हैं अलग अलग, तो इनको संतुष्ट अवश्य करेगा। तो पहला काम है कि x का मान 2 रख के देखते हैं। ओके, कहाँ? इस समीकरण में क्या बनेगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 2n बराबर 0। ओके, तो 2 2 4 12, यहाँ 12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस का 2m प्लस का 2n बराबर माइनस का 12। 12 को उधर ले गए हैं, 2 से भाग कर लें। 2 से भाग करने पे यहाँ पे 2 मिस गायब हो जाएगा, यहाँ 2 गायब हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, ये लिखा हुआ है। एक समीकरण देखिए ये बन गया। ओके, देखिए विद्यार्थी, ये लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर विद्यार्थी लोग लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और सॉल्यूशन कुछ का कुछ हो जाता है। ओके, तो निश्चित रूप से x का मान 2 हमने रखा है इस समीकरण में। तो एक समीकरण देखिए ये बन गया है। फिर हम लोग 3 रखेंगे। कहाँ रखना है? आपको इसी इक्वेशन में फिर से रखना पड़ेगा। ओके, और रखने के पश्चात उसको आप पुनः हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ रखा गया है, और ये 3 का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2n बराबर 0 हो गया है, और 27 माइनस 3m ये सब किया गया है। तो फाइनली ये इक्वेशन देखिए प्राप्त हो गया है। ओके, m का मान 2 रखने पर क्या बना है? m का मान 2 रखने पे ये इक्वेशन बनी है। ओके, और m का मान 3 रखने पे क्या बना है? m का मान 3 रखने पे ये इक्वेशन प्राप्त हो गई है। अब सिंपली आपको इन दोनों इक्वेशन को घटा लेना है, हल कर लेना है। घटाने का मतलब मैं हल करने की बात करता हूँ। यदि आप यहाँ पे 2 से गुणा कर लें ताकि दोनों में n के मान इक्वल हो जाए, n के गुणांक इक्वल हो जाए, और फिर दोनों को घटाते हैं तो m का देखिए m का मान मिल जाता है। घटाने पर, गुणा करके घटाने पर m का मान 15 देखिए आ चुका है। अब ये मान जो है इक्वेशन में डाल देंगे तो देखिए n का मान 9 आ गया है। तो बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आते हुए क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो चुका है। n का मान हमें प्राप्त हो गया है, और यही कुल मिला के आपका सॉल्यूशन या आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5 पे आ चुके हैं विद्यार्थी हम लोग। और कभी कभी बहुत सिंपल वे में पूछ लेता है कि इस द्विघात समीकरण को हल करें। अब हल करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा। ओके, तो चूँकि ये फैक्टर पहले से दिया हुआ है, ये आसानी है हम लोग के लिए, तो पहले हम इसको शून्य करेंगे। तो 3x माइनस 5 बराबर शून्य कर लिया है। तो 3x बराबर कितना हो गया है? 5। x का मान हो जाएगा 5/3। एक मान देखिए आपका x ये प्राप्त हो गया है। फिर आप जब 2x प्लस 3 को शून्य करते हैं तो x का मान एक और प्राप्त हो जाता है। ओके, और यही इसकी सॉल्यूशन हो जाएंगे।
तो कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं था। जैसा कि आप देख पाते हैं कि यहाँ पे जो है पहले आपने जब इसको शून्य किया है पहले वाले को, तो ये x का मान 5/3 हो गया है। बाद वाले को जब शून्य किया है तो x का मान नेगेटिव में 3/2 हो गया है। तो दिए गए समीकरण जो कि द्विघात के फॉर्म में है, इसको आपने हल किया है तो दो हल, दो मान, दो शून्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है जहाँ पे आपको हल करने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो ये आपका गणित का द्विघात समीकरण चलता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ जो क्वेश्चन चालू होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल मतलब मान या शून्य ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आपसे कहा गया कि जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस के मूल ज्ञात करें। ओके, तो ये क्वेश्चन शो किया गया है। ये अगला है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कई पार्ट में दिखाया गया है। तो मैं कुछ हल कर देता हूँ, आप चेक कर लें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपके सामने ये लिखा गया x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। ओके, और इसको हल करना है तो 10 का इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना बनेगा 10x²। और 10x² को जब आपको ब्रेक करने को कहा जाएगा ताकि जोड़ने या घटाने पर 3x आए नेगेटिव का। ओके, तो 5 और 2 लेके चलेंगे, 5 दूनी 10, 5 नेगेटिव में और 2 पॉजिटिव में। ओके, एक बार फिर से इक्वेशन में लिख देता हूँ, क्या था x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। ओके, तो आप ध्यान दें कि जब मैंने क्या कहा कि x² माइनस का, अब चूँकि इसका गुणा करने में कितना आएगा 10x² नेगेटिव में, तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे कितने में 5x और 2x में, 5 नेगेटिव में और 2x पॉजिटिव में। ओके, तो यही काम कर लेते हैं। 5x और 2x को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, चेक कर लें आप लोग क्या लिखा गया है। नेगेटिव में 5x और प्लस में कितना 2x माइनस का 10 बराबर 0। ओके, कॉमन यहाँ से निकाल लें। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ से आएगा आपका x जो कि बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से कॉमन निकाल लें, कॉमन कितना है प्लस का 2। ओके, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब विद्यार्थी आप देख पाते हैं कि इन दोनों में जो ये पद है दोनों में कॉमन है, और यही होना भी चाहिए क्योंकि जो स्टेप यहाँ पे प्राप्त होता है वही स्टेप आपका यहाँ भी प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं होता इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है, इसको आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 दोनों में चुकी है, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 5 को बाहर कर लिया गया है। ओके, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा बराबर 0। तो जो इक्वेशन द्विघात में दिया गया था उसको आपने फैक्टर किया, गुणनखंड विशेष को हल किया, और हल करने के बाद कुछ ये स्थिति प्राप्त होती है। ये शून्य दिखाया गया है, इसका मतलब आपको शून्य इसको करना पड़ेगा। एक बार इसको शून्य कर लेते हैं पहले स्टेप को, तो x का मान 5 हो जाएगा। फिर इसको शून्य करते हैं तो x का मान -2 हो जाएगा। ओके, इसको आप करके चेक कर लें। पहले क्या करना है, इसको शून्य करेंगे, x का मान 5 प्लस में हो जाएगा। इसको शून्य करेंगे तो x का मान नेगेटिव में 2 हो जाएगा। यही इसके मूल हो जाते हैं। देखें विद्यार्थियों, मैंने जो कहा वो इसको आपने फैक्टर किया तो ये बन गया, एक ये बन गया, शून्य किया दोनों को, एक 5 हो गया, एक -2 हो गया। ये इसके मूल हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट चेक कर लें। सेकेंड पार्ट में देखिए ये शो किया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। लिखा है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। 6 का गुणा किया कितना आ गया 12x²। ओके, नेगेटिव में है ये।
अब आपको 12x² को ब्रेक करना ताकि x मिले। ओके, तो 4 और 3 लेके चलना पड़ेगा। कैसे? 4x प्लस में और 3x नेगेटिव में। इनको अगर जोड़ते हैं तो ये x देगा, और यदि इनको हम लोग गुणा करते हैं तो ये आपका ये पद मिल जाएगा। ओके, तो चालू करते हैं और चेक करें आप लोग। ये 2x² प्लस का 4 3 12 बोला गया था, 4x प्लस में और नेगेटिव में 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन निकाल लें, कॉमन यहाँ से आपको निकालना है। ओके, तो कॉमन आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2x, तो 2x को बाहर कर लेना है तो बचेगा x प्लस 2। ओके, इसमें कॉमन चेक कर लें कितना आएगा अगले वाले में। इसमें नेगेटिव भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, नेगेटिव 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब इन सवालों में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों की, जो पहले स्टेप में था वही दूसरे स्टेप में होना चाहिए। देखिए ये जो है और ये दोनों में सेम होने चाहिए, इनको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ओके, तो क्या बचेगा 2x यहाँ बचेगा और -3 यहाँ बचेगा बराबर 0। अब बारी बारी से 0 कर लेंगे तो x के मान नेगेटिव में 2 यहाँ से आएगा, प्लस में 3/2 यहाँ से आ जाएगा। ओके, देखिए शो किया गया है, इसको आप ऐसे ही क्वेश्चन और लगाते रहिए, या इसके 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। और देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन में दिखाए गए हैं, इस फॉर्म में दिखाया गया है। ओके, तो इसको भी हम लोग लिख चलते हैं। क्या लिखा है, रूट में 2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। तो कुछ स्पेस बना लेता हूँ। ओके, चलते हैं। क्या है, रूट में 2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। ये शो किया गया है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। ओके, कितना बनेगा 5 का √2 का √2 में किया तो 2 बनाएगा, ध्यान देंगे। और 5 भी है तो 5 दूनी 10, तो क्या बन जाएगा, ये 0 था ही, ये बन जाएगा 10x²। ओके, अब 10x² को आपको ब्रेक करना है, ये सारे मान प्लस में दिखाए गए हैं, ताकि जोड़ने पे, केवल जोड़ने पे 7x मिल जाए। तो इसको आप जानते हैं कि 10x² को लिख सकते हैं 5 × 2 5x और 2x, दोनों मान प्लस में आएंगे। ओके, तो हम लोग यही करने वाले हैं, 5x प्लस में 2x भी प्लस में कर लेते हैं। ये बनेगा रूट में 2x² प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस का 5√2 बराबर 0। अगला स्टेप है कॉमन लेने का, कॉमन यहाँ से निकाल लें। कॉमन कुछ खास नहीं, केवल x ही कॉमन निकल पाएगा। ओके, तो x कॉमन कर लिए तो बचेगा रूट में 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 5। ओके, यहाँ पे आ जाए अगले वाले में। अगले में क्या कॉमन है, अगले में देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ये। आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। ओके, अब आपको ये ध्यान देना है विद्यार्थियों की √2 देखिए यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, और 2 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो 2 और √2 इन दोनों में √2 कॉमन होता है। ओके, तो इसको आप समझ लें। और मैंने यहाँ पे √2 ही कॉमन लिया है, फिर यहाँ पे √2 कॉमन कर लिया, तो पहले में देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा रूट में 2x और प्लस यहाँ कितना बचेगा 5 बराबर 0। आप चेक कर लें, मैंने आपको पहले कहा था कि ये दोनों मान चाहे यहाँ के हों या फिर यहाँ के हों, अगर दोनों मान सेम नहीं आते हैं मतलब गड़बड़ है। अभी फ़िलहाल दोनों का मान सेम है, रूट में 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, बाकी x यहाँ का और √2 यहाँ का, x प्लस √2 बराबर 0। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से बन जाएगा। आप बारी बारी से शून्य कर लेंगे, तो एक x का मान यहाँ से बनेगा, एक x का मान यहाँ से बनेगा।
जो आप देख पाते हैं कि एक मान देखिए ये बना है, दूसरा मान ये हो जाएगा। ये दोनों मान जो है दिए गए समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो ये है ट्रिक, ये है तरीका, ये है मेथड। इसको आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन लेकिन दिखाया गया है तो इसको भी आप चेक कर लें। इस फॉर्म में शो किया गया है। क्या दिखाया गया है? 2x² माइनस का x नेगेटिव में 1/8। इसको भी आप सिंपली हल करें, 8 से गुणा कर लें या एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में कितना ले लिया है? 8, या फिर मैं कहूँ कि 8 से मैंने गुणा कर दिया सब में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। यहाँ कितना हो जाएगा? 8x। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस का ये बराबर 0। ये बन गया है। बाकी इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। 16 को ब्रेक करना है 16x² को, ताकि 8 मिले। ओके, तो 4 जाएगा, 4 निगेटिव में, 4 दोनों निगेटिव में हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 4 जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। -4, -4, -8। ओके, और इनको भी हल करने पर देखिए 2 मूल यहाँ प्राप्त होते हैं। इसको आप चेक करते आएंगे। जब तक आप हल नहीं करेंगे इन सवालों को, जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे, पेन नहीं उठाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं निकल पाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 भी हमें हल करने का मतलब है कि मूल निकालना है, मान निकालना है, शून्य निकालना है। ओके, तो फिर वही काम चालू कर देना है। ये क्वेश्चन देखिए शो किया गया है। लैंग्वेज से भयभीत ना हो। यहाँ भी हमें वही काम करना है जो हमने अभी पीछे काम किया हुआ है। ये हमारे क्वेश्चन दिखाया गया है। 3x² को रोक लिया गया है। बाकी को इधर लाएंगे तो बनेगा प्लस में 11x, और 4 को लाएंगे तो नेगेटिव 4 जाएगा बराबर 0। अब 4 3 12, 12 को ब्रेक करना है ताकि 11 मिले। 12x² को ब्रेक करें ताकि कितना मिले? 11 हो। तो 12 और 1 का कॉम्बिनेशन में जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा और 1 नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 12x और नेगेटिव में x कर लेंगे। तो देखिए ये लिख दिया है। कॉमन इन दोनों में निकाल लेंगे। ओके, कॉमन क्या इन दोनों में है? इन दोनों में कॉमन आप देख पाते हैं कि इन दोनों में कॉमन है आपका है 3x। ओके, तो 3x कॉमन करने का मतलब ये बन गया है। और इन दोनों में कॉमन नेगेटिव में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये चर है और ये अचर है। कोई दोनों में कुछ विशेष कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 हमेशा सब में रहता है। तो -1 कॉमन कर लिया है, तो ये दोनों मान देखिए सेम हो गया। यही आपको करना है। ओके, तो एक ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में 3x - 1 बन जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + 4 बन जाएगा। शून्य कर लेंगे, तो शून्य करने का मतलब x = -4 पहला मान हो जाएगा, x = 1/3 अगला मान हो जाएगा। तो ये 2 मान निकल आएंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन यही हो जाएंगे, हल। ओके, क्वेश्चन 8 पे आ जाएं। देखिए क्वेश्चन 8 भी कुछ ऐसे चल रहा है, उसको भी आपको हल करना है। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि ही अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए दिखाया गया है। इसको आप चेक करें कैसा क्वेश्चन दिखाया गया है। ये कहता है कि x² नेगेटिव में ये ऐसे दिखाया गया है। तो आप सिंपली नेगेटिव और x को अंदर ले आए हैं। ओके, तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है नेगेटिव में x और नेगेटिव में √2x और +2 √2 बराबर 0। ये बन गया है। ओके, अब आप कॉमन निकाल लें। यहाँ कुछ कॉमन निकाल लें, कुछ कॉमन यहाँ निकाल लेंगे। इन दो के द्वारा फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ के कॉमन है, यहाँ x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? x - 1 हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको फिर इशारा देखिए किया √2 दोनों में है, तो नेगेटिव में √2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में यही आएगा जो यहाँ पे आया हुआ था, x - 1। ये पद साथ में हो जाएगा और ये पद एक साथ कर लेना है। तो ऐसा करने पर देखिए कुछ ऐसा बना है और फाइनली ये बना। शून्य किया तो 1 आ गया है, शून्य किया तो √2 आ गया है। तो ये जो 2 मान निकल रहे हैं दिए गए समीकरण के हल हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों समझ रहे होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फैक्टर। और आपका फैक्टर अगर मजबूत हो जाता है तो निश्चित रूप से आप जो है क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 9 पे आ जाए। 9 में देखिए इसको फिर से सॉल्व करना है। ये आपका फॉर्म दिखाया गया है।
तो इसमें से गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, गुणा करने पे 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुणे 3 24 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है। √3 कितना हो गया, 3, 4 2 की 8 हो गया है, 8 3 24। 24 को x² को ब्रेक करना है ताकि कितना मिल जाए, 5x, नेगेटिव में है ये। तो आप देखिए 24 को ब्रेक करना है, 8 5 मिले तो कई ऑप्शन है, 12 2 का है ना, 8 3 का भी है। तो हम लोग 8 3 का करते हैं, क्योंकि 8 में जब 3 जाएगा तो ये 5 बनाएगा, 8 प्लस का 3 माइनस का। तो यही कर लेते हैं। ये देखिए आपका, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द 4, क्या है, 4 √3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 बराबर 0। ओके, तो क्या था, 24 को ब्रेक करना है तो 8 और 3 लेके चलेंगे, 4 √3x² को उसी फॉर्म में लिख दिया, प्लस का 8x लिखा, नेगेटिव में 3x लिखा और माइनस का 2√3 लिखा, बराबर 0। ओके, अब बारी कॉमन निकालने की। कॉमन आप निकाल लें। कॉमन देखिए यहाँ क्या बनेगा, कॉमन इन दोनों में 4 दोनों में है, तो 4x को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, पहले वाले में पहले बनेगा √3x बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का 2। ओके, अगली बार में इन दोनों में कॉमन निकालना है। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -√3 देखिए दोनों में है, कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √3x हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। ओके, आप देखिए ये पद सेम हो गया है, इनको आपको साथ में कर लेना है। ओके, और फाइनली देखिए ये बना है, इनको साथ में कर लेना है, इसको साथ में कर लेना है, ये बन गया है। चेक करना इसको। ओके, और बारी बारी शून्य कर लेंगे जैसे आप करते आए हैं हमेशा की तरह से। तो इसको शून्य किया, x का मान देखिए नेगेटिव में 2.√3 हो गया है, और इसको शून्य किया है तो x का मान √3/4 हो जाएगा। ओके, x की यही दोनों मान आपके प्राप्त हो जाते हैं, जो कि इसके मूल या इसके हल के रूप में जाने जाएंगे। Okay, this is the solution of the given equation, that is the quadratic equation has been given earlier, and you are getting 2 values of x. Okay, और विद्यार्थियों अभी हम लोग चूँकि फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। आप इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आगे भी इसको लगाते रहेंगे तमाम क्वेश्चन को, ताकि बढ़िया स्कोर कर सकें, मार्किंग आपकी अच्छी हो सके। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का ये रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब आप समझ गए कि x का मान निकालना है। ओके, तो सिंपल क्या लिखा है, 10x लिखा है, नेगेटिव में 1/x लिखा है, =3 लिखा हुआ है। एलसीएम x बन जाएगा। ओके, x जाएगा इसमें, तो क्या बन गया, 10x² नेगेटिव में 1 बराबर 3। ये x जाएगा 3 में। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x² माइनस का 1 बराबर 3x। तो ये बन जाएगा 10x² माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब आपको इसको हल करना है, और इसको हल करने का मतलब है कि 1 × 10x² को ऐसा ब्रेक करें कि 3x मिल जाए। ओके, तो 5 2 ही बनेगा, 5 नेगेटिव में और 2 प्लस में, ताकि 5 में 2 जाएगा तो 3x आ जाएगा। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो फॉर्म था कुछ ऐसा बना था। हम लोगों ने माइनस का 5x लिया, प्लस का 2x लिया है, कॉमन निकाला गया 5x शुरू में, तो ये बना है, 1 कॉमन लिया तो ये बना है, 5x 1 को साथ में कर लिया, ये बन गया, ये दोनों में कॉमन ये लिख दिया, शून्य चल रहा है। अब बारी बारी शून्य कर लेते हैं, तो पहला मान देखिए शून्य किया तो x का मान नेगेटिव में 1/5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है।
और नेगेटिव 1/5, और दूसरा मान शून्य किया तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, जो गलती है ये फर्स्ट वैल्यू इसको शून्य किया तो ये आ गया है, दूसरा ये शून्य किया तो ये हाफ आ गया है। तो आप तक ये मैसेज पहुंच चुका होगा विद्यार्थियों की, जब कभी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कहा जाएगा, मेथड में भिन्नता हो सकती है। आज हम लोगों ने फैक्टर मेथड या गुणनखंड मेथड का यूज़ किया है, आगे हम लोग कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और तो आपको ये चीज़ नोट कर लेने की x के हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं। ओके, और दोनों मान एक्चुअली जब आप अलग अलग रखते हैं इक्वेशन में तो इसको संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग जो इक्वेशन दिया यहाँ हम लोग को दिया गया था इस फॉर्म में, चेक करें, ये जो इक्वेशन शो किया गया है हम लोग को। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे x का मान 1/5 या 1/2 रख के देखते हैं तो ये इसको संतुष्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। 1/5 नेगेटिव में था, 1/2 देखिए प्लस में था, ये भी आपको चेक कर लेना है। ओके, और ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी हम लोगों ने आज इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, इसको आप लगाएं, कई बार ट्राई करें। और भाग 1 का भी आपका हुआ है, भाग 2 में मैं इसके बाद की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ूंगा। ओके, और ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपको लगाना है, हल करना है। क्वेश्चन 1 में देखिए 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 में 4 में 2 पार्ट हैं, 5 में कई पार्ट दिखाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, और इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मैं थोड़ा अपना स्थान बदल दूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। यू कैन फील द क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा अभी क्लियर। 1, 2 यहाँ पे, सेकेंड पार्ट इसके, थर्ड, फोर्थ में 2 पार्ट हैं, फिफ्थ में कई पार्ट दिखाए गए हैं। इनको आप ट्राई करें, ट्राई करने के बाद इनके सॉल्यूशंस मुझे भेजें और मैं इनको फिर चेक करता हूँ कि क्या स्थिति आपकी है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने वाले तमाम जो परीक्षाएं उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन।